हेलो बच्चों, एनडीए का जो 2021 जो आज पेपर हुआ है 18 अप्रैल को, वो डिस्कस करते हैं। पेपर तो बहुत इजी था। अगर आपने थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस की होती तो पेपर बहुत ही अच्छा होता। एक बार देखते हैं फटाफट क्वेश्चंस। कुछ ट्यूटोरियल में इसको मैं अपलोड करके सॉल्यूशन जल्दी डिस्कस करूँगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है पहला। हमने ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में किया हुआ है कि 1 माइनस आयोटा अपन 1 प्लस आयोटा को सॉल्व कैसे करते हैं। ऑब्वियसली इसको रेशलाइज करके करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, जिसको हमने जब सॉल्व किया तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, जो बन जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आयोटा स्क्वायर इससे कट जाएगा, -1 है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो आ जाएगा -2 आयोटा अपॉन 2, यानी कहने का मतलब है आयोटा की पावर n स्क्वायर है। अब हमें पता है कि आयोटा की पावर 1 कब होती है, मतलब कौन सी पावर करें तो 1 होती है। तो हमने पढ़ा हुआ है आयोटा की सारे 4 के मल्टीपल जो होते हैं वो 1 होते हैं। यानी इसका मतलब है n की वैल्यू 0 +-4 +-8 ये ऐसी होनी चाहिए, यानी इस पावर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर है। बट क्योंकि वो कह रहा है पॉजिटिव वैल्यू लो, तो इसका मतलब है, और वो भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू 4 आ रही है। तो कहेंगे n स्क्वायर 4 हो रहा है, तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो क्वेश्चन का इस आंसर ए हो जाएगा। तो पहले का आंसर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, log sin x बेस टू cos x था। तो इसमें जब log a बेस टू b की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बन जाएगा log sin x अपॉन log cos x इक्वल टू 1। तो इसको उधर ले जाते हैं, तो एक तरह से log sin x इक्वल टू log cos x आ गया। तो हमने जब एंगल को कंपेयर किया तो हमने देखा कि लॉग लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, कह सकते हो। तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आ गया, यानी साइन एक्स बाई कॉस एक्स 1 हो गया, यानी टैन एक्स 1 हो गया। और टैन एक्स 1 हमारा कब होता है π/4 पे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी इजी। यहाँ ध्यान से अगर आप देखो, हमने ना यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस रो से p मल्टीप्लाई हो रहा है और इस रो से q मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो यानी अगर मैं यहाँ पे ऐसे समझ लूँ कि पहली रो से हमने पढ़ा हुआ है कि डिटरमिनेंट में जब सॉल्व करते हैं तो हम किसी भी रो से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, कॉलम से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो उसी लॉजिक से मैंने यहाँ से p कॉमन ले लिया और यहाँ से q कॉमन ले लिया। और जैसे ही मैंने कॉमन लिया, जैसे यहाँ से कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो यानी ये तो मेरे पास डिटरमिनेंट बन गई, जिसको वो डेल्टा से डिनोट कर रहा है। यानी मेरा आंसर आ गया पी क्यू डेल्टा। तो वो पूछ रहे इसका आंसर क्या होगा, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी था भी। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर आपको याद हो, कि सारे कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू होती है NC 0 से लेके NC n तक, वो होती है हमारे पास 2 की पावर n, राइट। अब वो कह रहे हैं कि इनका सम बताओ NC n का, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ऊपर n है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अगर कुछ नहीं लिखा तो n माना जाता है। तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 प्लस इन सब का जो सम चाहिए वो 2 की पावर n है। इसका जो सम होगा वो हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। तो कौन सी ऑप्शन सही हुई, 2 की पावर n माइनस 1, देख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। हमें ना इसका रिजल्ट, ये एनसीईआरटी में आपने किया होगा कि इसका जो रिजल्ट सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है -a + b + c। आप इसको ओपन करके देख लेना, -a + b + c, a² + b² + c² -ab - bc - c आता है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि प्रूव करो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो उसी लॉजिक से हम पहले क्या करते हैं, a + b + c 4 है और ab + bc + c ये 0 है। तो हम ना इसका स्क्वायर कर लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 16, और इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा, a² + b² + c² + 2ab bc c है वो 0 दे रखा है, यानी a² + b² + c² 16 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -a + b + c 4, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 16 -0, तो यानी 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा -64, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे k की कौन सी इंटीग्रल वैल्यू होगी जिसके लिए ये इसके सॉल्यूशन आएंगे। अब हमें ये पता है कि sin x का जो आंसर होता है, sin x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है।
तो 2 sin x की किसके बीच में लाई करेगी, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 sin x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई करेगी। अब 2 sin x तो 2k+1 है, तो मैंने इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी। अब जब -1 हटाएंगे, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए, तो 1 हटाएंगे तो -1 करना पड़ेगा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू आ गई -3/2 यानी 1.5 से लेके 1/2 यानी 0.5। बट हमारा k तो इंटीजर है, तो इसके बीच में जो इंटीजर है वो क्या क्या आ रहे हैं, तो k की वैल्यू जो इंटीजर आ रही है वो आ रही है या तो -1, क्योंकि -2 तो हो नहीं सकता, -1.5 से बड़ा होना चाहिए, या 0, बस 2 ही वैल्यू हो पाएंगी। तो पूछ रहे k की इंटीजर वैल्यू कितनी आएंगी, तो कहेंगे इसके आंसर 2 हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि ABCD सारी GP में टर्म्स है, राइट। तो अगर GP में है, वैसे तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि हमें पता है कि भी GP में कोई भी सीरीज ले लो या फिर सब सेम ले लो, है ना, क्योंकि यहाँ GP में कुछ नहीं लिखा है नंबर। तो मैं इसकी शॉर्टकट क्या बताता हूँ कि अगर GP में है तो हमें पता है सारे नंबर सेम कर दें तो वो भी GP में होंगे, या कहीं मेंशन नहीं है कि सेम नहीं हो सकते। तो जैसे ही मैंने सारे टर्म्स को सेम रखा तो हमने क्या देखा कि सारी रोज सेम हो गई। तो सारी रो सेम हो गई तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये तो गई, इस ट्रिक से कर सकते हैं, डायरेक्टली हम कुछ भी एज्यूम कर लें। नहीं तो दूसरा क्या था कि हम क्या करेंगे, जब A1 हमें पता है A की पावर n होता है, A R की पावर n-1, तो फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी A, सेकेंड टर्म हो जाएगी AR। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा log A, ये आ जाएगा आपके पास log AR, जिसको हम अलग कर देंगे तो बन जाएगा log A प्लस log R, और अगला बन जाएगा थर्ड टर्म क्या बन जाएगी AR², जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा log A प्लस 2 log R, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसे ही ये आ जाएगा आपके पास log A प्लस 3 log R, है ना, क्योंकि AR क्यूब होता है। ऐसे यहाँ करेंगे तो आ जाएगा आपके पास log A प्लस 4 log R, ये करेंगे तो आ जाएगा log A प्लस 5 log R, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा log A प्लस 6 log R, और यहाँ करेंगे तो आ जाएगा log A प्लस 7 log R, ठीक है। और यहाँ पे जब करेंगे तो आ जाएगा log A प्लस 8 log R। अब आप क्या करो, इसको फर्स्ट रो को सेकंड को ऐड कर दो, तो आप क्या देखोगे सेकंड टर्म का डबल आ गया, log A 2 बार, और ये आ जाएगा आपके पास 7 log A, है ना, मतलब log A प्लस 6 log R, यानी इसका डबल आ जाएगा। तो आप कहोगे कि डबल आ गया और 2 रो प्रोपोर्शनल है तो आंसर 0। नहीं तो वो ट्रिक से भी कर सकते हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, तो कई बार एग्ज़ाम में ट्रिक्स चलती है। अगला देखते हैं, रियल नंबर की बात कर रहे हैं। हमें पता है रियल नंबर, यानी रियल नंबर के लिए डी जो होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी डी होता है b² - 4ac, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 4ac, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 4 के 4 से छोटा होना चाहिए, के हमारा 1 से छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं 9th क्वेश्चन। यहाँ पे अब log A/b की प्रॉपर्टी पता है आपको क्या होती है, log A/b। तो जैसे ही हम इसको लिखेंगे log A/b तो log n नीचे रह जाएगा और अपॉन log 2 ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही अगले वाले में log 3/log n हो जाएगा, और ऐसे ही वाले अगले वाले में log 100/log n हो जाएगा। एलसीएम सेम आ रहा है तो ऊपर सारे log ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर log 2 प्लस log 3 प्लस log 100 अप टू, और log A प्लस b की प्रॉपर्टी क्या होती है 2 × 4 × 100। तो आप देखोगे ये जो अंदर बन रहा है ये तो फैक्टोरियल बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं आप 100 फैक्टोरियल, और n हमारा 100 फैक्टोरियल है, तो नीचे भी हमारा log 100 फैक्टोरियल आ रहा है n की जगह, ये सेम कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन और भी ईजी है। यहाँ पे z की वैल्यू जैसे हम 1 + i पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + i। अब रेशलाइज कर देते हैं इसको, 1 - i 1 - i, तो आप देखोगे कि ना ऊपर आ गया 1 - i और नीचे आ जाएगा 1 - i², जिसको हम ले सकते हैं 2 से 2 कट गया, आयोटा से आयोटा कट गया, तो यानी इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 आ रही है। तो इसकी वैल्यू अगर 2 आ रही है तो उसका मॉड लेंगे, तो 2 का मॉड तो 2 ही आएगा, आंसर हमारा 10 ही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मेरे पास टाइम कम है तो मैं जल्दी सिर्फ 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा और फिर बाकी हम अगले ट्यूटोरियल में करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए बी जो है वो n/n है, ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी ए बी। तो अगर आप ध्यान से देखो कि अगर मैं एक
ए और बी की बात करूँ और वो कह रहा है कि ए बी का जो ऑर्डर है वो n/n है, तो मैं ये कह सकता हूँ इसका मतलब है कि इसकी हमें कॉलम नहीं पता बट रो इसकी n होगी, तभी तो मल्टीप्लाई करके ऐसा ऑर्डर आएगा। अब इसकी रो नहीं पता बट इसका ऑर्डर ये आएगा, और ये इतना कंफर्म है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं इसको अगर मैं m मान लूँ तो आप देखोगे कि अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि ए मैट्रिक्स n/m है, बी मैट्रिक्स m/n है, तो मल्टीप्लाई करके n/n आएगा, और m कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो वो कह रहा है कि ए और बी क्या हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, हम कहेंगे नो। ज़रूरी है कि या ए हो या बी हो, हम कहेंगे नो। दोनों ए एंड बी शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, ज़रूरी नहीं है एम एन और एम एन अलग हो सकते, एम एन और एन एम और एम एन अलग हो सकते हैं। तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए एंड बी नीड नॉट टू बी सेम, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है प्राइम नंबर अगर हम 30 से कम ले लें तो प्राइम नंबर ऐसे 30 से कम कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, कितने हो गए ये, है ना। एक बार चेक कर लो, इसके अलावा कोई हो तो नहीं होगा, है ना। तो ये हमारे पास 10 आ रहे हैं, चेक कर लो एक बार। 1 नहीं हो सकता, ठीक है, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं हो सकता। तो यही हमारे प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कह रहे हैं 10 नंबर से बेसिकली कितने मैट्रिक्स अब बना सकते हैं। तो हम 10 मैट्रिक्स को अरेंज कर सकते हैं 10:1 में, 1:10 में, 2:5 में, 5:2 में। तो यही 4 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो कितने ऑर्डर बनेंगे? तो कहेंगे 4 मैट्रिक्स बन सकते हैं हमारे, 4 तरीके के मैट्रिक्स बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन कह रहा है कि PQRS जो है कोई प्राइम नंबर है लेस देन 20। तो लेस देन 20 का मतलब है ये हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 में से कोई भी हो सकते हैं। अब हमें पता है कि जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं -QR। वो कह रहा है कि इस डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। तो मैक्सिमम कब आएगी बेटा? जब ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा, है ना, यही बात होगी। तो ये मिनिमम कब होगा? जब ये दोनों मिनिमम नंबर ले लेंगे, क्योंकि डिफरेंट प्राइम नंबर लेने, तो इसका मतलब -6 कर देंगे। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब हम हाईएस्ट नंबर ले लेंगे। तो 19 × 17 किया हमने, है ना। तो ये आ जाएगा 7, 7, 9, 7, 63, 6, 7, 1, 7 और 6, 13। ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हमने क्या 19 हो जाएगा, ये 3, 12 का 1 क्या 323। तो 323 में से 6 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 317। 317 हमारा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन तो बहुत बेसिक डेफिनेशन पे था। हमें पता है कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी करते हैं तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है, राइट। तो क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए और बी तो नंबर है तो इनको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो ये तो डिटरमिनेंट ऑफ बी ए के इक्वल हमेशा होता है। तो पूछ रहा है कि क्या ए यूनिट मैट्रिक्स होना ज़रूरी है? हम कहेंगे नो। बी भी यूनिट मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है, दोनों में से हो तब भी चलेगा, नहीं होंगे तब भी चलेगा। तो ए और बी कोई भी मैट्रिक्स हो सकते हैं बट वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी तो उनका डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे। तो कह रहे हैं यस, हम कहेंगे ए एंड बी नीड नॉट टू बी यूनिट मैट्रिक्स, कैसे भी वो चलेंगे। 15 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक NCERT का क्वेश्चन है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे 3 एंगल आ रहे हैं, तो हम 3 एंगल में से क्या करते हैं, एक एंगल को ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट में। अब क्योंकि कॉट का क्वेश्चन है तो दोनों साइड कॉट ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉट A + B आ जाएगा। कॉट A + B का फॉर्मूला होता है कॉट A कॉट B +1 -1 सॉरी अपॉन कॉट B + कॉट A। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉट 6x कॉट 4x + कॉट 6x कॉट 2x इक्वल टू कॉट 4x कॉट 2x -1। हम देखें तो हमारे को कॉट 2x कॉट 4x ये रहा, यानी इसको यहीं रखना है। इन दोनों टर्म को उधर ले जाएंगे तो 1 को इधर लाएंगे, तो यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमसे ये पूछा गया था। तो ये हमने अभी 15 क्वेश्चन किए। बाकी मैं जल्दी आगे कल में बल्कि आज तो लेट हो चुका, कल मैं इसके ट्यूटोरियल और अपलोड कर दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे कैसे आंसर्स आ रहे थे। या आप अगर आप अगले साल दोबारा पेपर देंगे तो 6 महीने बाद तो दोबारा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।